नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल जुड़ रहे हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर के मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है हम देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां अभी अपकमिंग्स हैं, वो कब तक निकल कर आएंगी। बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। जी अभिलाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मंत्री जी, आपके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आप चूंकि पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, सुविधाएं देख रहे हैं, लोगों की जान से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, बहुत सारे नवाचार मध्य प्रदेश सरकार कर रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। खासतौर से एयर एम्बुलेंस की सेवा हम देख रहे हैं कि वो उसका विस्तार हो रहा है। उसके बारे में बताइए, क्या आम लोगों को वो मुफीद तरीके से मुहैया हो पा रही है सर? बिल्कुल, निश्चित रूप से अभिलाष जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए मध्य प्रदेश को भी विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। स्वस्थ होगा मध्य प्रदेश तभी विकसित बनेगा मध्य प्रदेश। इस भाव से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास में डॉक्टर मोहन यादव जी ने अनेकों नवाचार किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस जैसी सेवा के माध्यम से गरीब व्यक्ति को भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिले, इसका प्रयास मध्य प्रदेश में हो रहा। जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं या जिनको तत्काल हमें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता होती है, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी हमने हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे मरीजों को बड़े हॉस्पिटल्स में भेजने का काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें अनेकों अपने नागरिकों की जान बचाने में प्रयासों में सफलता मिली है। तो निश्चित रूप से ऐसे अनेकों नवाचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। अब तो हम एक कदम और आगे बढ़ के अभिलाष जी आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है जी कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम शीघ्र बोट एम्बुलेंस लेके आने वाले हैं। अर्थात जो ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां पर जाना यदि कठिन है, उन ग्रामीण क्षेत्रों से बोट के माध्यम से, बोट एम्बुलेंस के माध्यम से भी हम मरीजों को ऐसे सुगम स्थान पर ले आएंगे जहां से उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अथवा सड़क मार्ग से ही बड़े हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जिसमें जल थल नभ तीनों में एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध होगी। बहुत बढ़िया ये बात आपने कही। खासतौर से आदिवासी इलाके होते हैं, जो दूरस्थ ग्रामीण अंचल होते हैं, उनके लिए वोट एम्बुलेंस एक जीवनदायिनी वरदान साबित हो सकती है। अब यहाँ पर माननीय मंत्री जी, आपसे मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा कि ये जो एयर एम्बुलेंस है, इसको लेकर के आम लोगों में थोड़ी सी जानकारी अभी कम है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचे कि ये एयर एम्बुलेंस केवल मध्य प्रदेश के अस्पतालों तक ही सीमित है, या अगर जरूरत पड़ती है तो इसके जरिए मध्य प्रदेश के किसी मरीज को, किसी गरीब मरीज को जिसकी जान पर बहुत बड़ा खतरा है, हम उसे मध्य प्रदेश के बाहर भी कहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं किसी बड़े एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड अस्पताल में? जी बिल्कुल अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके लिए मैं आपका और न्यूज़ 24 का आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों तक जानकारी जाएगी। एयर एम्बुलेंस की सुविधा मध्य प्रदेश के जो भी आयुष्मान कार्डधारी हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं और अन्य नागरिकों को भी ये सुविधा उपलब्ध है। और इस सुविधा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र से मध्य प्रदेश के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की सुविधा है। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जैसे हमने हैदराबाद भी लेके गए हैं, बम्बई भी लेके गए हैं, अन्य हॉस्पिटलों में भी ले जाने की जरूरत पड़ेगी, दिल्ली भी लेके गए हैं, तो वहाँ भी ले जाने की व्यवस्था हम इस एयर एम्बुलेंस के माध्यम से करते हैं। और आपको बताते हुए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये एयर एम्बुलेंस भेजना है कि नहीं भेजना, इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसका निर्णय केवल कलेक्टर और सीएमएचओ मिलकर कर लेते हैं और टेलीफोनिक चर्चा के आधार पर कर लेते हैं। तो चूंकि इसकी सुविधा, एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत इमरजेंसी में पड़ती है, तो उसका निर्णय जल्दी हो, उसके लिए इसकी केवल टेलीफोनिक आधार पर हमारे 2 अधिकारी तय कर लेते हैं। तो बहुत सुगमता से ये सुविधा प्राप्त हो जाती है। जी जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हम देख रहे हैं कि मोहन सरकार और आपका फोकस है कि कैसे भी करके हर जिले में हम एक बड़े अस्पताल बना सकें। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना भी है। उस पर कितना काम हुआ है और कब तक हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे जो आप लोगों ने सेट किया है? बिल्कुल अभिलाष जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं
कि उन्होंने योजना बनाकर ये प्रयास किया है कि अभी प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो जाए और आने वाले समय में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाए, क्योंकि जिस दर से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से हमारे पूर्ववर्ती जो सरकारें रही उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने की आवश्यकता समझी नहीं। उसके परिणाम ये हुआ कि डॉक्टरों की कमी हो गई है। अब जितनी जनसंख्या हो गई उतने डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में हमें डॉक्टरों को पहुंचाने के लिए दिक्कत आ रही है। लेकिन दूरदर्शी प्रधानमंत्री जी ने ये प्रयास करके जो लगातार मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई है, हम मध्य प्रदेश में भी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अभी 17 मेडिकल कॉलेज हमारे सरकारी हैं, जिनमें से 3 का भी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। अभी हमने 12 जो हमारे जिला हॉस्पिटल हैं उनको पीपीपी मोड पर देने का तय किया है। उसके कई टेंडर हमारे पास आ गए हैं। तो निश्चित रूप से नए मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में भी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रही है। जी मंत्री जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। स्वास्थ्य विभाग में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस साल या आने वाले वक्त में कब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य महकमे में बड़ी भर्तियां निकलेंगी, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको लेकर के युवा तैयारी करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल अभिलाष जी, अभी हमने 46,000 से अधिक जो हमारे डॉक्टर्स के हैं, नर्सिंग स्टाफ के हैं, पैरा मेडिकल के पद हैं, उनकी स्वीकृति हमारे मंत्रिमंडल से डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ली है और उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया के लिए हमने पीएससी के माध्यम से प्रस्ताव भेज दिए हैं। हमारे जो अन्य पद हैं उनके लिए भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ है और शीघ्रातिशीघ्र इन पदों पर भर्ती हो जाएगी। निश्चित रूप से हमारे हॉस्पिटल्स में मानव संसाधन उपलब्ध हो, इसकी दिशा में मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग लगातार अपने प्रयत्न कर रहा है। ठीक है। ट्राइबल इलाकों को लेकर के हमारे पास बहुत बड़ा एक वन क्षेत्र है, जो हमारे लिए खुश नसीबी भी है कि मध्य प्रदेश के पास इतना बड़ा वन क्षेत्र है और हमारे पास ट्राइबल जो जनसंख्या है वो भी अच्छी खासी है। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना हमेशा से चुनौती रहा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनका मंत्रालय और मोहन सरकार किस दिशा में कैसे काम कर रहे हैं इस दिशा में, कि क्या वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आपने उपलब्ध कराई हैं, कितने एरिया को कवर किया है? बिल्कुल अभिलाष जी, इसके लिए मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने विशेष रूप से ऐसे जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं, जनजाति क्षेत्र हैं, उनके लिए अनेकों योजना बनाई है। उसमें से अभी एक जो जनमन योजना के तहत हमारे यहाँ पर 89 ब्लॉक में हमने मोबाइल मेडिकल वैन भेजने का काम किया है, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और दूसरी भी सारी सुविधाएं हैं और दवाइयाँ इत्यादि भी उसमें उपलब्ध हैं। वो मेडिकल जो हमारी मोबाइल मेडिकल वैन है वो गांव में जाती है, गांव-गांव में रुकती है, अपने जनजाति आदिवासी भाई बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है, जहां आवश्यकता होती है वैसे उनको इलाज उपलब्ध कराती है और यदि आवश्यकता होती है, यदि उन्हें बड़े हॉस्पिटल में भेजना भेजने का काम भी हम करते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में हमारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको भी उन्नयन करने का काम कर रहे हैं, उनको अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको 1700 से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 15वें वित्त आयोग से धनराशि प्राप्त हुई है, जिनका निर्माण बड़ी तीव्रता से चल रहा है। तो निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार भी स्वास्थ्य सुविधाओं को जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों को भी अछूता नहीं रहने देगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है और वो है खाद्य और औषधि प्रशासन की। वो जिम्मेदारी चूंकि अब आपके पास है, तो आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर बहुत हम देख रहे हैं कि इस वक्त चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरह से खाद्य वस्तुओं में मिलावट हो रही है, खासतौर से दूध से बने आइटम्स हो, मावा हो या दूसरी खाद्य वस्तु हैं, उसको लेकर हम देख रहे हैं प्रशासन को जो कार्रवाई करनी चाहिए। वहां पर क्या अभी स्टाफ की कमी है, मशीनरी की कमी है, क्या दिक्कत आ रही है? सर, बहुत लोगों की जान से जुड़ा हुआ विषय यह है, संवेदनशीलता से काम होना चाहिए इस पर। बिल्कुल अभिलाष जी, आपने को मैं अभिनंदन करता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कार्य आवंटन में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी ने
हमारा जो खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग है वो मेरे को ही दे रखा है जी। और उसके तहत मैं लगातार कार्रवाइयां करने का काम करता हूं। मैं जहां भी मिलावट हो रही है उन क्षेत्रों में मैं खुद भी कई बार गया हूं और मैंने ऐसी जगह जाकर अपने अधिकारियों को कार्रवाई करने का कहा। हमारे अधिकारी भी बड़ी सचेतता के साथ और सतर्कता के साथ कार्रवाइयां कर रहे हैं। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम किसी भी तरह की मिलावट को सहन नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं होने देंगे जिसके कारण हमारे नागरिकों का स्वास्थ्य खराब हो। निश्चित रूप से ये चाहे तेल हो, आपने दूध से बने उत्पादों का उल्लेख तो किया ही है और उसके मिलावट से जो दुष्परिणाम होते हैं उसको कैंसर तक जैसा रोग हो जाता है। तेल का जो हम बार बार उपयोग करते हैं उसके कारण भी अनेकों बीमारियां होती हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 10% तेल कम करने का जो आह्वान किया है उसकी दिशा में भी हमारा खाद्य और औषधि प्रशासन काम कर रहा है कि किस तरह से हम नागरिकों को सजग कर कर जागरूक कर कर इस दिशा में काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए शुद्ध खाना भी मिले ये अत्यंत आवश्यक है। उस दिशा में भी हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और जब आप अपने काम के लिए निकलते हैं मंत्री जी तो कुछ विवाद भी हो जाते हैं, कंट्रोवर्सीज भी हो जाती हैं। अब सुना था कि ग्वालियर में आप गए थे छापा मारने, पर यह कह दिया गया कि आपको कुर्सी नहीं मिली वहां पर, तो उसकी वजह से विवाद हो गया। क्या मैटर था सर वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभिलाष जी, ये तो चूंकि अब मैं कहता हूं ऐसा तो ये कोई मेरा गर्भोक्ति नहीं है, लेकिन जो सामान्य प्रैक्टिस है हमारे जीवन में सब देखते हैं कि यदि कोई मंत्री किसी रेस्टोरेंट वगैरह में कुर्सी चाहे या मतलब सीट चाहे, उसको टेबल चाहे तो उसको उपलब्ध नहीं हो, ऐसा सामान्य रूप से तो नहीं है। सब लोग अच्छे से जानते हैं ये बात, और इस तरह से आरोप लगा देना उचित नहीं है। उन्होंने तो मुझे और भी गंभीर आरोप लगा दिए थे। और मैं किचन में कोई पहली बार गया हूं ऐसा नहीं है, मैं लगातार कई जगह किचन में जाता हूं, कई रेस्टोरेंटों में मैं जाता हूं, मैं अपनी यात्रा पे होता हूं, उस बीच भी यदि किसी ढाबे पे रुक जाता हूं चाय पीने के लिए तो मेरी कोशिश होती है कि उनके किचन में भी जाके देख लूं क्या हो रहा है। और मेरी ऐसी अनेकों जो कार्रवाइयां हैं वो मेरे सोशल मीडिया और इस पे भी पड़ी रहती हैं, वो भी मैं समझता हूं जितना करता हूं उसका बहुत कम है। तो लगातार कार्रवाइयां करते रहने से जब हम कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी जब किसी के मन में ये भय आ जाए कि मंत्री जी की इस कार्रवाई से उसके जो कृत्य है, इसको कुकृत्य भी हम कह सकते हैं, वो उजागर हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वो इस तरह के विवाद करके मंत्री को ही विवादग्रस्त कर दो, कार्रवाई को ही विवादग्रस्त कर दो, ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं। आपकी चिंता मतलब मेरी भी होती है, आप भी मेरे सहमत होंगे कि जब मंत्री इस तरह का व्यक्ति कार्रवाई में सामने खड़ा है और ये लोग उस पर इस तरह के आरोप लगाकर कार्रवाइयों से बचने का प्रयत्न करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ कैसा करते होंगे, क्या व्यवहार करते होंगे, किस तरह से उनको डराते धमकाते होंगे। तो निश्चित रूप से, और आप खास तौर से ग्वालियर चंबल संभाग जो है ये मिलावट के लिए बहुत जाना जाता है, और वहां पर मैं आगे भी ऐसी कार्रवाई करूंगा। ऐसे लोगों से डरने वाला नहीं हूं कि आरोप लगा देंगे तो हम डर के बैठ जाएंगे, डर के बैठने वाले नहीं है। जब तक ये दायित्व है तब तक हमारे नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसकी जो जिम्मेदारी हमारी है उसको हम बखूबी निभाएंगे। ठीक है। और चूंकि मैं आपको बहुत पहले से जानता हूं, कई सालों तक संगठन में आप कहते हैं ना कि बिहाइंड दी वॉल्स काम करते रहे हैं। अब मैं जानना चाहूंगा पार्टी जो है मध्य प्रदेश में संगठन के स्तर पर मैं बात करूं, कैसा काम कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी आप सरकार के तंत्र भले ही हैं, सत्ता के तंत्र भले ही हैं, पर मैं जानता हूं कि आप संगठन के पिलर में से एक रहे हैं मध्य प्रदेश में, जहां बीजेपी आज है उसमें। तो संगठन को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त, और एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की चर्चा भी है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं कई बार आपके साथ में भी डिबेट में भी और बाइट इत्यादि में भी आपके साथ में टीवी पे ऑनलाइन रहा हूं। तो ये पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा सौभाग्य है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि ऐसा ही माना जाता है और हर कार्यकर्ता उसी भाव से काम करता है। लगातार मैंने भी एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम किया, पोलिंग बूथ पे काम करना शुरू किया था मैंने सन 1984-85 से, और लगातार 40
25 साल तक काम करने के बाद में पार्टी ने मेरे को पोलिंग बूथ से लेके मंडल, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय मंत्री का भी दायित्व दिया था युवा मोर्चा में। तो निश्चित रूप से केवल ऐसा भारतीय जनता पार्टी में संभव है। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयत्न करती है कि उसके कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास भी हो, परिष्कृत होते रहे और उनको यथा योग्य क्षमता और योग्यता के हिसाब से जिम्मेदारियां, दायित्व मिलते रहे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का संगठन हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, प्यारेलाल खंडेलवाल जी और बल्कि हमारा सौभाग्य रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी सीधा संबंध मध्य प्रदेश से रहा है। तो निश्चित रूप से अनेकों ऐसे हमारे महापुरुषों के कारण मध्य प्रदेश का संगठन बहुत अच्छा है और आज भी हमारे मध्य प्रदेश के संगठन को चलाने के लिए अनेकों तपस्वी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश, आपने जो प्रश्न किया था चुनाव, संगठन के चुनाव संबंधी, संगठन पर्व संबंधी, उसके लिए तो अब मैं योग्य नहीं हूं उस पर टिप्पणी करने के लिए, लेकिन इतना मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन पूरे देश में है जो कार्यकर्ता आधारित है और यहाँ पर कार्यकर्ता चुना जाता है। अन्य पार्टियों में केवल पिता, पुत्र, पुत्रियां या उनके परिवार के लोग ही उत्तराधिकारी चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जमीन से निकले कार्यकर्ता चुने जाते हैं। जो भी होंगे निश्चित रूप से हमारे सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता ही संगठन को चलाते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। जी मंत्री जी, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त देश में चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। पूरी दुनिया ने हमारे शौर्य को देखा, लेकिन सवाल उठे। पाकिस्तान ने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाया। हालांकि अब वहां पर धीरे धीरे उस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे एयर बेसेस को इंडियन आर्मी ने हिट किया है और वो मान गए हैं। उधर ट्रंप को लेकर के भी, अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर के भी कुछ भ्रांतियां हुई थी। बीजेपी ने, सरकार ने उसका खंडन किया और अब ट्रंप ने भी यू टर्न ले लिया है। तो इस पूरे एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? इसमें भारत की छवि दुनिया में किस तरह से निखर कर सामने आई है? क्योंकि पहले पाकिस्तान का डिनाइल मोड, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया, उधर ट्रंप ने कुछ कहा, फिर बाद में उससे यू टर्न लिया। तो भारत विश्व पटल पर किस तरह से अब उभर रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से अभिलाष जी, अब तो मैं समझता हूं कि परिदृश्य पूरी तरह से स्पष्ट है। यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी माता बहनों के सिंदूर पर जो आक्रमण किया गया था, उनको पहुंचने का काम जो कि आतंकवादियों ने किया था, उनको जो समुचित उत्तर देना चाहिए था। मैं समझता हूं कि ऐसा करने वाला भारत राष्ट्र आज कितना सशक्त और सक्षम बना है, इसकी वानगी देखने को हमको ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से मिली है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभार व्यक्त करने के साथ साथ में अपने देश की जनता जनार्दन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लगातार ऐसे सक्षम नेतृत्व को चुना। उसका परिणाम है कि भारत तेजी से 2047 तक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे हम नरेंद्र शिवाजी पटेल आपको, ताकि आप मध्य प्रदेश की जनता की सेवा इसी तरह से करते रहें। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास है स्वास्थ्य को लेकर के, साथ ही साथ हम देख रहे हैं खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जो लोगों की जान से जुड़ी हुई है, उसको लेकर उस भूमिका के साथ आप पूरा न्याय कर सके। भगवान आपको इतनी शक्ति दे, ऊर्जा दे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय अभिलाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 के दर्शकों को भी नमस्कार। नमस्कार।